Assalamu alaikum everyone. In this video I am going to share the experience of my ISSB. तो हमारी जो ISSB थी वो 16 to 19 में थी। तो 2023 लेटरली आई गेव द ISSB। तो इन दिनों जो है वो ISSB काफ़ी शॉर्ट चल रही थी। अगर इन दिनों किसी भी भाई ने या किसी भी कैंडिडेट ने ISSB दिया होगा तो उसको इस बात की कन्फर्मेशन होगी कि इन दिनों ISSB काफ़ी शॉर्ट चल रही थी। इस वजह से हमारी ISSB जो है वो सिर्फ 3 दिनों की थी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे विच वाज आवर अराइवल डे में हम वहाँ पर रिपोर्ट करते हैं 10 बजे। मेरे साथ एक दो कैंडिडेट और थे मेरे सिटी के, तो हम वहाँ पर 10 बजे रिपोर्ट करते हैं। और उसके बाद हमारी लगेजेस की जो है वो तलाशी ली जाती है। उसके बाद हमारा मोबाइल वगैरह और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे पास थी उनको वहाँ पर ले लिया जाता है और उनके बदले हमें एक टोकन दिया जाता है जिसको आपने संभाल कर रखना होता है। एंड वाइल मूविंग टुवर्ड योर होम बैक टू फ्रॉम द ISSB, तो आपको वो टोकन दिखाना पड़ता है और ऑन द बिहाफ ऑफ द शॉन टोकन वो आपको आपकी जमा की हुई चीज़ें वापस कर देंगे। तो ये प्रोसेस होता है वहाँ का। और सामान की तलाशी लेने के बाद वो हमें आगे लेकर जाते हैं और वहाँ पे हमें एक सिक्योरिटी कार्ड दिया जाता है और सामान की अगेन जो है वो तलाशी ली जाती है। इसके बाद हमें कतार में खड़ा कर दिया जाता है और फिर हमें जो एक चाचा आए थे वो हमें अंदर लेकर गए। हमें रूम की अलॉटमेंट की गई कि आपका रूम में एक रूम में तकरीबन 10 बंदे होते हैं। तो लियाकत ब्लॉक में हमारा रूम था। उसके बाद चाचा ने कहा कि आप बॉल पेन ले लें और अपनी सारे जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर जिन्ना हॉल आ जाएं। अच्छा, ये जिन्ना हॉल जो है ये मलिर कैंट में, ठीक है ना। और जौहर हाल जो आई थिंक ये कोहाट या गुजरांवाला सेंटर में होता है। अपना जो मलिर में ये यहाँ पर है जिन्ना हॉल। तो हमने बॉल पेन्स लिया अपने अपने और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स लेकर हम जिन्ना हॉल चले गए। वहाँ पे सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाती है। आपसे कुछ बेसिक से सवालात भी किए जाते हैं जो कि हर कैंडिडेट से किए जाते हैं कि आपने शादी की है या नहीं की है, मतलब, और कहाँ रहते हो। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इजी होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन करने के बाद जो है वो हमें ऐसे के टॉपिक्स दिए जाते हैं। दो ऐसे हमें हमसे लिखवाए जाते हैं। सबसे पहला जो हमारा ऐसे था वो था कि इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन यूथ। तो 500 वर्ड्स का एटलीस्ट आपको ऐसे एक लिखना होता है। मैंने जो लिखा था वो आई थिंक 700 वर्ड्स का मैंने लिखा था। तो आई डोंट थिंक कि लेंथ मैटर करती है, क्वालिटी होनी चाहिए बस ऐसे में। उसके बाद जो है मैंने इसमें ये लिखा था कि AI का हवाला दे दिया था, मैंने डिजिटल मार्केटिंग का हवाला दे दिया था और भी बहुत सारी चीज़ें उस वक्त ही मैंने बताई थी इसमें। तो मेरा आई थिंक ऐसे ये वाला ठीक गया था। दूसरा ऐसे जो साइक ने हमें दिया था वो ये था कि अनफॉरगेटेबल इवेंट ऑफ योर लाइफ। तो इसमें मैंने लिखा था कि जब मैं 5वीं क्लास में था तो उस वक्त दूसरे स्कूल्स के बच्चे भी हमारी स्कूल में आकर एडमिशन उन्होंने उन्होंने भी ले लिया था। तो मैंने जो है 4 साल अपनी प्राइमरी स्कूल में ना फ़र्स्ट पोजीशन लिया था। लेकिन 5वीं में मेरे लिए फ़र्स्ट पोजीशन लेना काफ़ी टफ़ हो गया था क्योंकि वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव थे और वो भी मेरे स्कूल में मेरी क्लास में आ गए थे। लेकिन मैंने हार्ड वर्क किया और अपनी सिस्टर से गाइडलाइंस ली, जिसके बाद मैंने 5वीं में भी फ़र्स्ट पोजीशन लिया। ये मैंने वहाँ पे लिखा था कि उसके बाद हमने इसको सेलिब्रेट भी किया अपने घर में फैमिली वालों के साथ। तो मैंने लिखा था ये एक मेरे लिए अनफॉरगेटेबल इवेंट है मेरी ज़िंदगी का। इस तरह से मैंने अपने इस ऐसे को डिज़ाइन कर दिया था, मतलब हकीकत लिखा था, ऐसा हुआ था। और इसके बाद जो है आपसे आपके मेरिट्स डीमेरिट्स लिखवाए जाते हैं और आपसे आपका बायोडाटा फॉर्म फिल करवाया जाता है। ये कोई इतना मुश्किल नहीं होता बायोडाटा फॉर्म फिल करना। इसमें आपको आपके सिबलिंग्स के बारे में पता होना चाहिए, सिबलिंग्स क्या करते हैं, कितने सिबलिंग्स हैं और एज वगैरह उनकी मालूम होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। और आपकी कितनी जो है वो ज़मीनें हैं, वालिद का प्रोफेशन क्या है, मदर क्या करती हैं, इस तरह की चीज़ें आपसे लिखवाते हैं वहाँ पर। तो एक तो बायोडाटा फॉर्म भरने में आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसके बाद जो है 3-4 फॉर्म्स आपको दिए जाते हैं। हर फॉर्म में मतलब एक ही इन्फॉर्मेशन आपको पुट करना होता है, तो बाकी फॉर्म्स इजीली बंदा फिल कर लेता है। इसके बाद बायोडाटा फॉर्म फिल करने के बाद आप फ्री होते हो, लेकिन इन सारे प्रोसेस में ऐसे में और बायोडाटा फॉर्म फिल करने में आपके 3 से 5 घंटे लग जाते हैं। इसके बाद जो है हम गए वापस, तो हमें डिनर ऑफ़र किया गया। डिनर के बाद हम अपने रूम्स में गए। कुछ लड़के अरीना चले गए थे गेम वगैरह खेलने और कुछ लड़के रूम्स में थे।
तो हमने एक दूसरे से बात की, काफ़ी दोस्ती हो जाती है एसएसबी में, मतलब एक दूसरे से जान पहचान हो जाती है। सारे एक ही उम्र के तकरीबन लड़के होते हैं, तो आप उनके बारे में जानते हैं, वो आपके बारे में जानते हैं, मतलब एक अच्छा माहौल होता है वहाँ पर। एक रूम में 10 लड़के होते हैं, तो हर किसी से तकरीबन बंदे की दोस्ती हो जाती है। इसके बाद जो है हम सो गए और अर्ली इन द मॉर्निंग चाचा ने हमें जगा दिया। हम सब ने नहा वहा कर हम सब फ्रेश हो गए। उसके बाद आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट चाचा ने कहा कि आप वापस जिना हॉल आ जाएं बॉल पेन के साथ। तो बॉल पेन हमने लिया और उसके बाद हम जिना हॉल आ गए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपको पियानो का बॉल पेन लेकर जाना है पहले से। वहाँ पर वो बार बार मना कर रहे थे कि कोई भी जेल पेन वगैरह नहीं चलाएगा, और इंक पेन वगैरह, पॉइंटर, डॉलर, कुछ भी, कोई सा भी एक्स्ट्रा पेन जो है ना इंसान वहाँ पर नहीं चला सकता एक्सेप्ट बॉल पेन। और वो भी वो बार बार कह रहे थे कि पियानो का बॉल पेन हर किसी के पास होना चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं था। ठीक है ना। तो मुझे काफ़ी जो है यहाँ पर एक बैड इम्पैक्ट मिला, क्योंकि मैंने उनको बताया तो उन्होंने मुझे अपना पेन दे दिया था। तो मतलब मैं तो पियानो के बॉल पेन से मैंने अपना टेस्ट किया था, लेकिन ना आई थिंक कि बंदे को लेकर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आज से जो भी एसएसबी देने जाए तो ये लेकर जाए पियानो का बॉल पेन। तो हम वहाँ पर जिना हॉल पहुँचे, और पहुँचने के बाद सुबह का जो आगाज़ है वो तिलावत कुरान से किया गया। इसके बाद कौमी तराना सब ने मिलकर पढ़ा, सारे खड़े हो गए थे। ठीक है। उसके बाद एक ऑफिसर था, आई डोंट नो अबाउट हिज रैंक, हमें उसका एड्रेस सुनाया गया। एंड देन जो है हमें अब हमारे टेस्ट के मुतालिक आगाही दी गई कि किस तरह के टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। हमें सबसे पहला टेस्ट जो दिया गया था वो एससीटी था, यानी कि सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। इस टेस्ट में बेसिकली आपको 26 सेंटेंसेस दिए जाते हैं जो कि इनकम्प्लीट होते हैं। उनको आपको अपने थॉट्स के हिसाब से कंप्लीट करना होता है। इन 26 सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको 6 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। और ये 6 मिनट्स ना आई थिंक इनफ टाइम्स होते हैं, बंदा इसमें कर लेता है, ये कोई इतना शॉर्ट टाइम नहीं होता है। उर्दू के सेंटेंस कंप्लीशन में तो आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इंग्लिश का टेस्ट इजीली हो जाता है, वो भी उर्दू में इस वजह से क्योंकि इसमें नुक्ते वगैरह होते हैं, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है इसमें। तो 2 शीट्स जो आपको दी जाती हैं वो दोनों शीट्स में उर्दू की होती हैं। इसके बाद इसी तरह की 2 शीट्स और दी जाती हैं जिसमें इंग्लिश के 26 इनकम्प्लीटेड सेंटेंसेस होते हैं जिनको आपने कंप्लीट करना होता है। इसके बाद हमें जो है हमारा टेस्ट बताया गया वो था वेट, यानी कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इस टेस्ट में बेसिकली हमें जो 100 वर्ड्स दिखाए जाते हैं एक प्रोजेक्टर में, उसके बाद हमें हर वर्ड के ऊपर एक सेंटेंस बनाना होता है जो भी हमारे जहन में पहले आए। तो हमें इसके बारे में थोड़ी बहुत ब्रीफिंग दी गई कि किस तरह से करना है और क्या किस तरह के सेंटेंसेस वगैरह आपने बनाने हैं। ये तो हमें उन्होंने नहीं बताया किस तरह के बनाने, मतलब उन्होंने ये कहा था कि किस तरह से बनाने। ठीक है, ये उन्होंने मतलब हमें बताया था। और सारे से सारे लड़कों से पूछ भी रहे थे वर्ड दिखा के कि इस वर्ड को देखकर आपके जहन में क्या पहला सेंटेंस आता है। तो काफ़ी लड़के बता रहे भी थे। तो जो नहीं भी देख कर जाए ना कुछ, उसको भी वहाँ पर सब समझ आ जाता है कि यहाँ पर मुझे क्या करना है। लेकिन प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी ज़रूरी होती है क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है। दूसरी बात जो कि इंटरनेट पे मैंने बहुत मरतबा सुना था कि वहाँ पे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में वो 10 सेकंड कहते हैं, लेकिन 6 सेकंड या 7 सेकंड्स होते हैं वहाँ पे। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, और मेरे साथ तो नहीं हुआ है। मैं लिख भी ले रहा था सेंटेंस, ठीक है ना, दिखाए हुए वर्ड के ऊपर, और मेरे पास टाइम भी बच रहा था। मतलब मैं सोच रहा था कि अब नेक्स्ट वर्ड आए तो फिर मैं लिखूं। तो यार इतना कोई जल्दबाजी, वहाँ पर जल्दबाजी वाला माहौल नहीं होता है। जिसके पास प्रैक्टिस होना वो इजीली कर लेता है। मैंने 99 किए थे, एक का मुझे मतलब नहीं आ रहा था, तो मैंने टेक्ट था, आई थिंक वो वर्ड टेक्ट था, जिसका मतलब मुझे उर्दू में कोई समझ नहीं आ रहा था कि इसका मतलब क्या है, तो वो मैंने छोड़ दिया था। 99 मैंने किए थे, क्योंकि यार काफ़ी टाइम मिलता आपको एक वर्ड के ऊपर सेंटेंस बनाने के लिए। और वेट की जो मैंने तैयारी की थी वो मैंने शराज अहमद ऐवान के चैनल से की थी। इसके बाद जो है हमें वो पिक्चर स्टोरीज़ की तरफ ले गए, उसके बारे में उन्होंने बताया कि इस पर हमें किस तरह से परफॉर्म करना है और किस तरह से बनाना है, ये वहाँ पर आपको बता दी जाता है, और किस तरह की बनानी है ये आपके ऊपर होता है। तो वहाँ पे इसके बाद आपको 4 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, हमें भी दिखाई गई, और चारों जो है वो काफ़ी धुंधली थी, यू कैन से दैट ब्लर पिक्चर्स।
उसको देखने के बाद ना मतलब आपके ज़हन में जो भी ख़्याल आ रहा है वो आप वहाँ पर प्रेजेंट कर दें। 2 पिक्चर्स तो काफ़ी नेगेटिव थी, एक न्यूट्रल था और एक पिक्चर इस तरह का था ना, मतलब उसमें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कौन-सी पिक्चर है। किसी ने उसको पहाड़ लिख दिया, मैंने उसको लिखा था कि अमजद इज़ अ पर्सन हु हैज़ अ बिज़नेस ऑफ द बेड। इसको मैं उर्दू में करके बताता हूँ। मैंने ये लिखा था कि अमजद एक मेहनती बंदा है, उसके उसकी जो बिज़नेस है वो है बेड्स वगैरह की, वो पलंग वगैरह बनाता है। एक दफ़ा वो हॉस्पिटल गया, उसने देखा कि वहाँ पर जो है बेड की काफ़ी कमी है, तो उसने अपनी कंपनी से बहुत सारे बेड्स जो है वो डोनेट कर दिए उस हॉस्पिटल के लिए, और इस अमल से वो बहुत खुश हुआ। और मैंने अपनी मेरिट में भी लिखा था कि आई एम हेल्प मेट, आई नेवर लूज़ होप एंड मैंने लिखा था कि आई रिस्पेक्ट ऑफ माई एल्डर्स, ये भी मैंने लिखा था। ये मेरे 3 मेरिट्स थे। और डीमेरिट्स में मैंने लिखा था कि डीमेरिट्स में आई एम वीक इन इंग्लिश, सेल्डम आई लीव द नमाज एंड एक्सेस यूज़ ऑफ मोबाइल। ये मैंने लिखा था अपने डीमेरिट्स में। और यही मेरे फ्रेंड की भी डीमेरिट्स है, तो उसकी भी डीमेरिट्स में मैंने यही लिखा था और उसकी मेरिट्स में भी मैंने यही लिखा था। इसके बाद जो है हमने पिक्चर्स स्टोरी के ऊपर भी मतलब अपना टेस्ट दिया है, और एक पिक्चर के लिए वो आपको 3 मिनट एंड 30 सेकेंड्स देते हैं। बेसिकली टोटल जो टाइम होता है वो वहाँ पर 4 मिनट का होता है, लेकिन 30 सेकेंड्स आपको कुछ भी नहीं लिखना होता है। 30 सेकेंड्स के लिए वो आपको पिक्चर दिखाते हैं, आप पिक्चर को देखें और अपने जहन में एक स्टोरी क्रिएट करें। आफ्टर हैविंग अ क्रिएशन ऑफ द स्टोरी ऑन द शॉन पिक्चर, यू विल बी गिवन 3 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स टू राइट डाउन योर थाट्स। तो ये एक इनफ टाइम होता है, बंदा इसमें लिख लेता है, कोई इतनी मतलब शॉर्टेज ऑफ टाइम नहीं होती है, बंदा लिख लेता है। मैंने भी इजीली कर लिया था। तो अपने थॉट्स को प्रेजेंट करने के बाद जो है हमें इसी तरह की एक टेस्ट की के बारे में बताया जाता है, जो कि पॉइंटर स्टोरी के नाम से जाना जाता है। इसमें हमें एक हाफ सेंटेंस दिया जाता है और उसके बाद इसको कंटिन्यू करना होता है हमें, और एक स्टोरी की शक्ल देनी होती है इसको। इसके बाद सिमिलरली इसी तरह का एक और सेंटेंस दिया जाता है जो कि हाफ होता है, उसको भी कंटिन्यू करना होता है और एक स्टोरी बनानी होती है हमें इसके ऊपर। ये 2 पॉइंटर स्टोरीज़ होती हैं और 4 पिक्चर स्टोरीज़ होती हैं। इसके बाद जो है आपको वो वहाँ पर 11 जो है सिचुएशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है ना, एसआरटी जिसको कहते हैं। हर एक एसआरटी के लिए आपके पास 2 मिनट का टाइम होता है, और 2-2 मिनट के गैप से जो है आपको हर एक सिचुएशन दिखाया जाता है, उस पर आपको अपना रिएक्शन देना होता है। तो ये एक टेस्ट था जो कि काफ़ी टफ था, मेरे लिए भी टफ था। इवन आई हैड द प्रैक्टिस बट स्टिल दिस टेस्ट वाज वेरी टफ फॉर मी, because in this test only I faced the scarcity of the shortage of time। तो इसमें मैंने जो टाइम की जो स्कैसिटी है उसको महसूस किया था, क्योंकि यार काफ़ी स्पीड में जो है वो सिचुएशंस चेंज हो रहे थे, और उसके ऊपर एक रिएक्शन लिखना मेरे लिए काफ़ी टफ हो रहा था। इवन आई हैड सो मैनी गुड रिएक्शंस ऑन द shown and told situation, but still it was very difficult because of having shortage of time to pen down the mad and our my thoughts reaction। तो ये मेरे लिए काफ़ी टफ था यार, और इसमें मैंने एक सिचुएशन को छोड़ भी दिया था, नहीं हो सका था वो मुझसे। लेकिन फिर भी मैंने जितने किए थे वो ठीक किए थे मेरे हिसाब से, क्योंकि जो मैं चाह रहा था लिखना मैंने वो लिखा था, ठीक है। लेकिन एक मुझसे छूट गया था, तो आई डोंट केयर अबाउट इट। इसके बाद जो है हमारा जो है मैट हुआ था। अच्छा, जो मैकेनिकल एप्टीट्यूड का जो टेस्ट होता है ना, ये टेस्ट सबसे पहले होता है, ठीक है, मतलब कि आपके एससीटी और वेट से भी पहले होता है, लेकिन हमारे बैच में ये टेस्ट सबसे एंड में हुआ था। और ये सिर्फ फ्रेशर का होता है, रिपीटर का नहीं होता है। लेकिन हमारे पूरे बैच में जो है वो 98 लड़के थे और सारे के सारे फ्रेशर थे, तो सब ने दिया था ये मैट का टेस्ट भी। और ये कोई इतना मुश्किल नहीं होता है, मैं कह रहा हूँ। मैंने एक पीडीएफ लिया था, वो आई थिंक प्रो जीनियस स्टूडेंट के नाम से एक चैनल है, वहाँ से मैंने एक पीडीएफ लिया था। और जब मैं इस टेस्ट को कर रहा था तो मुझे यूँ फीलिंग आ रही थी कि मैं वही पीडीएफ खोलकर अपने सामने बैठा हूँ, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चंस थे और आंसर भी जो मतलब उस पीडीएफ में जिसका राइट आंसर बी है ना, इसमें भी बी ही था। तो बिल्कुल सेम टू सेम था। इस पर मैंने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दी थी, एंड आई नो कि मैंने ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। मैट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है वो हमें हमारा टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है और उन्होंने हमें छोड़ दिया था।
तो हम गए और उसके बाद हमने लंच किया और हमारी एसएसबी काफ़ी शॉर्ट थी, तो इस वजह से उसी दिन हमारा जो है वो लेक्चरेट कंडक्ट किया गया। सॉरी, लेक्चरेट नहीं, लेक्चरेट भी उसी दिन हुआ था, लेकिन उससे पहले हमारा जो है वो ग्रुप डिस्कशन किया गया। ग्रुप डिस्कशन में हमें ये टॉपिक दिया गया कि ग्रुप डिस्कशन में हमारा टॉपिक था कि इम्पैक्ट्स ऑफ को एजुकेशन इन आवर कंट्री। तो कुछ लड़कों ने कहा कि ये जो सही नहीं है, इससे हम ये शो कर रहे हैं वर्ल्ड में कि हमारी कोई पहचान नहीं है और हम वेस्टर्न कंट्री से कॉपी करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा था। कुछ लड़कों ने कहा कि ये इस्लाम में जायज़ नहीं है और इस तरह से, और कुछ ने कहा था कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। जिस तरह के मैंने भी यही कहा था कि को एजुकेशन बहुत अच्छी चीज़ है, इससे हर अपोजिट जेंडर में कॉन्फिडेंस आता है और इन द लाइफ ही हैज़ टू गो समवेयर, डेफिनेटली एवरीवन हैज़ अ ड्रीम विच हैज़ टू बी अचीव्ड बाय हिम। तो उस ड्रीम को अचीव करने के बाद, डेफिनेटली वहाँ पर पहुँचने के बाद हर जेंडर को उसका अपोजिट जेंडर फेस करना होता है और ये हमें को एजुकेशन के ज़रिए सिखा दिया जाता है। तो हमें वहाँ पर कोई डिफ़िकल्टीज़ का सामना नहीं करना होता है। ये सब मैंने फ़ायदे वगैरह बता दिए थे को एजुकेशन के। मैंने ना इसकी नेगेटिव पहलू नहीं दिखाई थी डिप्टी प्रेसिडेंट को। तो उर्दू का जो हमारा था वो था कि जिहाद ऑफ वुमेन। तो हिजाब वगैरह इन्होंने काफ़ी कहा था, काफ़ी लड़कों ने हिजाब का ही जिक्र किया था कि हिजाब वुमेन के लिए जिहादुन नफ्स वगैरह का भी बताया था। मैंने बताया था कि जिहाद ऑफ वुमेन कैन बी परफॉर्म्ड एज वुमेन्स आर डूइंग द क्रूसेड इन पाकिस्तान आर्मी। Even as a doctor, they are serving the family of the soldiers and the officers. It's also a crusade because they are becoming the reason of the satisfaction of the of that persons who are appointed at the border for the security of their nations. इस तरह से मैंने कहा था। तो मैंने इसको भी एक जिहाद ही कहा था और ये बेसिकली है भी एक जिहाद। तो इसके बाद जो है हमारा डिप्टी प्रेसिडेंट का जो है ग्रुप डिस्कशन वो एंड हो गया। इसके बाद जो है उसी रूम में हमारा जीटीओ आ जाता है और जीटीओ ने सबसे पहले हमारा जो टेस्ट कंडक्ट किया था वो था लेक्चरेट। लेकिन लेक्चरेट से पहले वो बेसिकली हमारा एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन लेता है जिसमें आपको अपनी हॉबीज़ और आप कहाँ से आए हो और इसके अलावा आपके आपकी क्वालिफ़िकेशंस वगैरह के बारे में वो पूछता है। ठीक है, तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछता है। तो लेक्चरर से पहले एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन होता है सारे ग्रुप मेट्स का। इसके बाद जो है जीटीओ हर किसी को 2 टॉपिक्स देता है और उसके बाद एक आपको सिलेक्ट करना होता है। मुझे भी उसने 2 टॉपिक्स दिए थे, मैंने एक सिलेक्ट किया था। वो मेरा जो था टॉपिक वो कुछ इस तरह का था कि इफ़ेक्ट नहीं, मेरा था कि हाउ टू ग्रो द एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। तो इस पर मैंने कहा था, बेसिकली मेरी हॉबी जो थी वो गार्डनिंग भी थी। तो इसके अलावा भी मेरी हॉबीज़ थी, लेकिन गार्डनिंग भी थी, जिसकी वजह से मेरे पास एग्रीकल्चर के मुतालिक इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा था। और दूसरी बात, मेरी इंग्लिश लैंग्वेज भी काफ़ी बेहतर है। तो मैंने इसके ऊपर अपने थॉट्स को काफ़ी अच्छे से डिस्प्ले किया फ्रंट ऑफ माई ग्रुप मेट्स। तो सारे ही कह रहे थे कि आपका लेक्चरेट ज़बरदस्त गया था और मैं भी कॉन्फिडेंट था, क्योंकि एक बंदे को ख़ुद भी पता होता है कि उसका लेक्चरेट किस तरह का जा रहा है। मेरे चेहरे पर हवाइयाँ नहीं उड़ रही थी, मतलब जो भी मेरे माइंड में चल रहा था मैंने उन सबको बताया था कि किस तरह से हम एग्रीकल्चर को बढ़ा सकते हैं पाकिस्तान में। तो इसके बाद जो है हमें मिलिट्री प्लानिंग वगैरह के बारे में जीटीओ ने बताया कि आपको एक मिलिट्री प्लानिंग एज अ टास्क दिया जाएगा। एक टास्क होगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ रिसोर्सेज होंगे। उन रिसोर्सेज के इस्तेमाल करने से आप एक प्लान बना सकते हैं और फिर आप जो है दिए हुए मतलब जो भी आपका टास्क है उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। तो हमें उसने सबसे पहले ब्रीफिंग दी। जब जीटीओ ब्रीफिंग दे रहा होता है ना, तो कख नहीं समझ आता है बंदे को। मुझे भी कुछ नहीं समझ आया, किसी को भी कुछ नहीं समझ आया। लेकिन इसके बाद सेम ब्रीफिंग विल बी गिवन यू इन द रिटन फॉर्म। तो जब रिटन फॉर्म में हमारे पास हमारे हाथ में जो पर्चा होता है ना, उस पर भी सेम ब्रीफिंग लिखी हुई होती है। तो उसको देखने के बाद बंदे को काफ़ी कुछ समझ आ जाता है। वो पर्चा आपके हाथ में होता है 7 मिनट के लिए। आप 7 मिनट उस पर्चे को देखो, अपना प्लान बनाओ, ठीक है। उसके बाद जीटीओ आपसे वो पर्चा ले लेता है। उसके बाद आप अपना एक इंडिविजुअल प्लान लिखो। आपको एक दूसरा पेज दिया जाएगा और एक बॉल पेन दिया जाएगा। तो आप उस पर अपना एक इंडिविजुअल प्लान लिखना होता है। मैंने भी लिखा था, मेरा भी प्लान कोई कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है ना, खुल कर बता रहा हूँ मैं 50% ही तकरीबन मैं कर सका था।
उसके बाद हर एक को जो जो उसने लिखा होता है वही आकर बताना भी होता है अपने ग्रुप मेट्स के सामने कि उसने क्या लिखा है। मैंने भी बताया, सारों ने बताया। इसके बाद जीटीओ कहता है कि आपके पास 20 मिनट है, आप डिस्कस करें अपना प्लान और एक प्रॉपर प्लान बनाएं। तो सारे ग्रुप मेट्स जो है वो डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले बोला था कि जेंटलमैन, यू नो दैट इट्स द ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, सो इन देयर टास्क ऑफ द जीटीओ इफ़ वी ऑल विल वर्क एज अ ग्रुप एंड इफ़ यू ऑल विल कोऑपरेट देन आई थिंक वी कैन हैव एन इफेक्टिव प्लान। तो सारों ने कहा था यस यू आर राइट, यू आर राइट। तो ये मेरा एक पहला अच्छा पॉइंट था कि सारों ने मतलब ना मेरी तायीद कर दी थी। इसके बाद हमने प्लान की तरफ कंसंट्रेट किया तो सारे अपने अपना प्लान प्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन किसी का भी प्लान ना वो कंप्लीट नहीं हो रहा था, कंप्लीशन की तरफ जा ही नहीं रहा था। मेरा भी प्लान नहीं जा रहा था और इसी में हमारा टाइम कम जो है वो ख़त्म हो जाता है। जीटीओ ने कहा टाइम इज़ अप और उसके बाद उन्होंने कहा कि वोटिंग करते हैं तो कि कौन प्लान प्रेजेंट करेगा। तो वोटिंग हुई, मुझे 3 वोट मिले थे, मेरे साथ एक ग्रुप मेट था उसको 5 वोट मिले थे और बाकियों को एक भी नहीं मिले थे। तो जिसको 5 वोट मिले थे वो उठा, उसने प्लान की प्रेजेंटेशन स्टार्ट की। तो थर्ड या फोर्थ स्टेज में वो फेल हो गया था, आई थिंक फोर्थ स्टेज में वो फेल हो गया था। तो जीटीओ ने कहा ठीक है जेंटलमैन, आप जाएं पीटी किट में चेंज करें और फिर टास्क एरिया में चलते हैं। तो हमारा जो इंडोर टास्क ऑफ द जीटीओ वो यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो है वो हम टास्क एरिया में जाते हैं जीटीओ के साथ। टास्क एरिया में जाने के बाद जो है वो हमें सबसे पहले प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के बारे में बताया जाता है और हमसे वो परफॉर्म करवाया जाता है। हमारा ग्रुप जो है काफ़ी अच्छा था, कोऑपरेटिव भी था, जिसकी वजह से सारों ने मतलब अच्छा परफॉर्म किया था। और हमारा जो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है उसका सेकेंड स्टेज मुकम्मल हो चुका था, जबकि थर्ड स्टेज जो कि लास्ट स्टेज था हमारे प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क का, उसको भी हमने 50% मुकम्मल कर लिया था। फिर जीटीओ ने कहा टाइम इज़ अप। अच्छा, यहाँ पर वो कहता तो 40 मिनट है लेकिन देता 20 मिनट है, मैक्सिमम 20 मिनट आपको ही देगा वो। तो बंदे को खुद भी एक अंदाज़ा होता है कि कितनी टाइमिंग उसको दी जा रही गया था। और जो है 2 स्टेज मुकम्मल कर लिए थे और तीसरे स्टेज का हमने 50% मुकम्मल कर लिया था। बकौल जीटीओ के हमें 40 मिनट दिए गए थे। इसके बाद जो है हमारा हाफ ग्रुप रेस, जो कि हाफ ग्रुप टास्क जिसको बोलते हैं, वो स्टार्ट हुआ। इसमें बेसिकली आपको आपके ग्रुप को स्प्लिट किया जाता है इनटू 2 पार्ट्स और हर एक पार्ट को जीटीओ अच्छे तरीके से एसेस करता है। तो हमें भी 4-4 लड़कों में डिवाइड कर दिया गया और हाफ ग्रुप टास्क कंडक्ट करवाया गया। लेकिन हमारा ये टास्क भी फेल हो गया था प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क की तरह। कि कंप्लीट तो हमारा ये भी नहीं हुआ था, लेकिन इस टास्क में भी जो हमारे ग्रुप मेट्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से कोऑपरेशन दिखाई थी और हमने काफ़ी अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया था। इस टास्क में तकरीबन हमने 75% कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इसके बाद हमारे पास कोई मटेरियल वगैरह नहीं था जिसके ज़रिए से हम एडवांस कर सकें। तो सारे एक दूसरे की शक्ल की तरफ देख रहे थे। जीटीओ ने कहा कि जनरल योर टास्क इज़ डन, यू मे गो बैक। तो हमने वो जो लगेज कैरी किया था जिस जगह से, उसको वहाँ पर पुट किया और हम अपने प्रीवियस प्लेस पर चले गए। इसके बाद जो हमारा दूसरा पार्ट था ग्रुप का, उसको बुलाया गया और उनके भी हाफ ग्रुप टास्क जो कंडक्ट करवाए गए, जो कि उनसे भी नहीं हो सका, उन्होंने भी फेस किया फेलियर को। इसके बाद जो है हमें छोड़ दिया गया और हम सब ने मतलब काफ़ी इन्जॉयमेंट की। कुछ लड़के अरीना चले गए थे और कुछ अपने दोस्त के साथ, वहाँ पर ग्राउंड भी बना हुआ है मलीर कैंट में, तो वहाँ पर कुछ लड़के एंजॉयमेंट कर रहे थे, कुछ कोई गेम्स खेल रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो मतलब इस तरह से वहाँ पर टाइम पास हो। उसके बाद अर्ली इन द मॉर्निंग हमें दोबारा जगा दिया गया और हमारी एसएसबी यार काफ़ी डिफरेंट हुई थी, क्योंकि मैं 2 बार एसएसबी दे चुका हूँ। एक बार जो मैंने अभी दिया था वो मेरी एक नॉर्मल एसएसबी थी, लेकिन जो मैंने पहले एसएसबी दिया था वो एक हमारी जो क्विक एसएसबी थी। तो इसमें हमें सुबह सवेरे उठा दिया गया। उसके बाद हमें बताया गया कि आज हमारा इंटरव्यू है डिप्टी प्रेसिडेंट का। तो हम सब हमारा इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया गया। मेरा जो इंटरव्यू था वो वाइट बत्ती, मतलब वहाँ पर लाइट्स होती हैं काफ़ी सारी, तो जो वाइट लाइट थी वो मेरी लाइट थी। मैं अपने ग्रुप का चेस्ट नंबर 1 था। मैं गया वहाँ पर रूम के अंदर एंटर हुआ हूँ और सबसे पहले तो डोर नॉक किया। उसके बाद थोड़ा सा पीक करके मैंने पूछा मैं आई कम इन सर। उन्होंने कहा यस यू कैन कम इन। तो मैं अंदर गया, कुर्सी के जो लेफ़्ट साइड में मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, आर यू तैमूर? मैंने कहा सर आई एम तैमूर। उन्होंने कहा ओके जेंटलमैन हैव अ सीट। मैं बैठ गया उस पर और उन्होंने कहा आर यू कंफर्टेबल? मैंने कहा यस सर आई एम कंफर्टेबल।
तो फिर उन्होंने कहा कि तैमूर मास्क उतार दो। मैंने मास्क उतार दिया और मेरा इंटरव्यू जो है वो पूरा इंग्लिश में ही हुआ था। तो मैंने मास्क उतार दिया, मैंने इसको अपनी पॉकेट में रखा था, बिकॉज ही सेड दैट तैमूर पुट ऑफ द मास्क एंड पुट इट इन द पॉकेट। मैंने इसको जेब में रखा। उसके बाद उन्होंने मुझसे मतलब मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन पूछा और ये पूछा कहाँ से आए हो और क्यों ज्वाइन करना चाहते हो पाकिस्तान एयरफोर्स को, और सिबलिंग्स के बारे में पूछा, भाई के प्रोफेशन के, वालिद के प्रोफेशन के बारे में पूछा। मैंने उनको ये सब बता दिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे एक सिचुएशन कहा था, बस यार यही मेरा इंटरव्यू था। मतलब सिचुएशन जो था ना, यही मेरा इंटरव्यू था, इसके अलावा उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा। सिचुएशन ये था कि उन्होंने कहा कि एक बंदा है, वो आपके सामने पानी में डूब रहा है, तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा सर मैं शाउटिंग करूँगा और लोगों को इंगेज करूँगा, तो जिसको स्विमिंग आती होगी वो कूद कर उसको बचा लेगा। उसने कहा कि नहीं, वहाँ पर कोई भी बंदा नहीं है, सिर्फ आप हो और वो डूबने वाला बंदा है बस। मैंने कहा सर मैं कॉल करूँगा और 112 पे कॉल करूँगा और रेस्क्यू टीम को बुलाऊँगा, वो आकर उस बंदे को बचा लेगी। उसने कहा आपको लगता है कि हमारी रेस्क्यू टीम इतनी फ़ास्ट है कि वो आकर बचा लेगी उसको? मैंने कहा सर इतनी फ़ास्ट तो नहीं है कि अगर वो बहुत दूर हो तो आकर बचा ले, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो जिस नदी में डूब रहा है वो नदी उस रेस्क्यू टीम से काफ़ी करीब में, और वो स्ट्रेट वे इमीडिएटली पहुँच जाए वहाँ पर उसको बचा लें। उसने कहा नहीं वो नहीं पहुँच सकते हैं, वो नहीं आ सकते हैं। मैंने कहा सर मैं कोई रस्सी लूँगा, उसको फिर एक दरख्त के साथ बांधूँगा और मैं कूद जाऊँगा उस पे, मतलब दरिया में मैं कूद जाऊँगा, उस बंदे को बचाऊँगा। उसने कहा नहीं आपके पास कोई रस्सी भी नहीं है। मैंने कहा सर मैं मतलब फिर भी कुछ होगी मैं उसको बांध दूंगा अपने आप से, और मतलब मैं ना रस्सी में ही टिका हुआ था। मैंने कहा सर कुछ भी होगी मैं उसको अपने आप से बांध दूंगा, एक दरख्त से बांध दूंगा और कूद जाऊंगा। उसने कहा नहीं अगर आप मर जाते हो तो फिर? मैंने कहा सर मैं मरूंगा तो नहीं, मैं शहीद हो जाऊंगा इस पे, अगर मैं डूब भी जाता हूँ तो। उसने कहा कि आप शहीद हो जाओगे तो आपको नहीं लगता आपके माँ बाप काफ़ी दुखी होंगे? मैंने कहा नहीं सर शहादत से कौन डरता है, मेरे माँ बाप अगर दुखी भी होंगे तो क़यामत के दिन वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। उसने कहा अच्छे तो आप अपने आप को शहीद कहलवा के ये कहना चाह रहे हो कि आप मतलब फ़ौजी हो, एक मतलब एज एन आर्मी मैन एक्ट करना चाह रहे हो आप? मैंने कहा नहीं सर मैंने ये तो नहीं कहा। अब फ़ौजियों का काम भी यही होता है कि वो इस मुल्क में रहने वालों की हिफाजत करते हैं, और मैं भी एक बंदे को बचा रहा हूँ तो डेफिनेटली वो भी इस मुल्क का ही होगा। तो मैं भी एक फ़ौजी की ही तरह का काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं एज अ फ़ौजी एक्ट नहीं करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। मैं एक सिविलियन होते हुए एक फ़ौजी की मतलब काम करूँगा। तो उन्होंने कहा फ़ौजी का काम ये तो नहीं होता डूब के बचाना। मैंने कहा सर लेकिन फ़ौजी का काम यही होता है कि वो अपने नेशन की हिफाजत करती है, अपने मदरलैंड की हिफाजत करती है। तो मैं भी अपने नेशन की हिफाजत करूँगा और उस बंदे को बचाऊँगा, वो डेफ़िनेटली पाकिस्तानी ही होगा। तो मैं अपनी जान पर भी खेल जाऊँगा लेकिन मैं उसको बचाऊँगा। उसने कहा कि नहीं वो एक दूसरे मुल्क का बंदा है, तो आप क्या करोगे? वो पाकिस्तानी नहीं है। मैंने कहा सर अगर वो पाकिस्तानी नहीं है, दूसरे मुल्क का बंदा है, तो मैं उसको और ज़्यादा मतलब शिद्दत के साथ बचाऊँगा, क्योंकि अगर वो हमारे मुल्क में डूब कर मर जाता है तो इससे पाकिस्तान की बदनामी होगी, क्योंकि वो दूसरे मुल्क से आया हुआ एक बंदा है। उसने कहा अच्छा आपको बहुत पड़ी है मुल्क की केयर करने की, आप मतलब अकेले अपने आप को समझते हो कि आप इस मुल्क की इज़्ज़त मुट्ठी में लेकर घूम रहे हो, आप उसको बचाओगे तो मुल्क की इज़्ज़त बच जाएगी। मैंने कहा जी सर एक दूसरे मुल्क का बंदा है, अगर मैं उसको बचाऊँगा तो मुल्क की इज़्ज़त बच जाएगी। तो उसने कहा कि वो एक टेररिस्ट है, वहाँ वो यहाँ पर बम ब्लास्ट करने आया है और वो डूब कर मर रहा है और आपको पता भी है, तो आप क्या करोगे? मैंने कहा सर हमारी आईएसआई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा जो है वो बम ब्लास्ट करने हमारे मुल्क में आ जाए और वो पकड़ा ना जाए। तो उसने कहा कि अच्छा आपको आईएसआई पे काफ़ी भरोसा है? मैंने कहा जी सर बहुत भरोसा है। और उन्होंने मुझसे पूछा था ना कि वाई डू आई वांट टू जॉइन पाकिस्तान एयरफोर्स, तो मैंने उस पर यही बताया था उनको कि सर मैं पाकिस्तान एयरफोर्स को इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि इट विल प्रोड्यूस एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू ज्वाइन आईएसआई। और बचपन से ही मेरा यही ड्रीम रहा है कि यार आईएसआई को ज्वाइन करके पाकिस्तान को सर्व करना है, ठीक है, एक इनोमिनेट सोल्जर की हैसियत से। मतलब सिपाही नहीं कह रहा हूँ मैं यहाँ पर, सोल्जर कह रहा हूँ, ऑफिसर बनकर ही आईएसआई में मुझे जाना था। तो इसके बाद मतलब मेरा इंटरव्यू हो इतना ही था तकरीबन, उसके बाद हो गया और उसने कहा ओके जेंटलमैन यू कैन लीव नाउ। तो फिर मैं बाहर आ गया। बाहर आने के बाद ना मतलब मुझे लग रहा था कि मेरा इंटरव्यू थोड़ा बहुत ठीक नहीं गया, क्योंकि मैंने सच तो बोल दिया था, जो मतलब सच था मैंने वो बोल दिया था। लेकिन आई थिंक कि वो प्रेफर उस बच्चे को करते हैं जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स में जाने के बाद इसको छोड़ने की बात ना करे।
लेकिन मैंने तो भाई पहले अपने इंटरव्यू में कह दिया था कि मतलब मैं पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन ही इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आईएसआई में जाना है। मतलब कि मैंने एक इकरार कर लिया था कि मैं पाकिस्तान एयरफोर्स को छोड़ने के लिए ज्वाइन कर रहा हूँ पाकिस्तान एयरफोर्स को। तो मतलब कि ये बस एक मुझे लगा कि ठीक नहीं था। बाकी उसने जीके और मैथ वगैरह के जो भी क्वेश्चंस किए थे मैंने उन सब का ठीक आंसर किया था। इवन और भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे उन सब का भी मैंने आंसर कर दिया था। लेकिन ये बस एक मुझे लग रहा था कि नेगेटिव पॉइंट ये है मेरा। उसके बाद जो है हमें फिर से जिन्ना हॉल में बुलाया गया और हमें एक ब्रीफिंग दी गई जो कि हमारे ऑब्स्टेकल्स के ऊपर थी, जिसमें हमें हर ऑब्स्टेकल्स के मार्क्स बताए गए और ये बताया गया है कि हर कैंडिडेट को कितना टाइम दिया जाएगा। तो हर कैंडिडेट को जो 2 मिनट का टाइम दिया जाता है जिसमें हमने ऑब्स्टेकल्स परफॉर्म करने होते हैं। 9 ऑब्स्टेकल टोटल होते हैं, तो मैंने 8 किए थे। यार रॉप क्लाइंबिंग मुझसे रह गया था और ऑब्स्टेकल मैंने 8 भी इस तरह से किए थे ना, क्योंकि मैंने ना 3 ऑब्स्टेकल में फॉल कर दिया था, ठीक है। और मैंने उस फॉल को ठीक भी नहीं किया था। मतलब मैंने टोटल 5 ऑब्स्टेकल्स किए थे और रॉप क्लाइंबिंग में मैं लटक के रह गया था, मुझसे नहीं हो सका था वो। इवन आई हैड टाइम, लेकिन मैं नहीं कर सका था। तो इसके बाद जो है हमारा कमांड टास्क हुआ। कमांड टास्क जो है वो सबसे पहले जिसने मिलिट्री प्लानिंग प्रेजेंट किया था उसका हुआ था, फिर मेरा हुआ था और मेरे अलावा एक कैंडिडेट का और हुआ था कमांड टास्क। तो हम तीनों का फेल हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। तो किसी का भी कमांड टास्क कंप्लीट नहीं हुआ था हमारे ग्रुप में। इसके बाद कमांड टास्क भी यार हमारे टाइम में ना सब का नहीं लिया उन्होंने, सिर्फ 3 कैंडिडेट का लिया था बस। तो उसके बाद म्यूचुअल असेसमेंट कराई गई जिसमें मतलब कैंडिडेट का ना चेस नंबर लिखा हुआ होता है और उस चेस नंबर के हिसाब से आपको उनको रैंक देना होता है। मैंने फर्स्ट रैंक उसको दिया था जो कि मिलिट्री प्लानिंग जिसने प्रेजेंट किया था, चेस नंबर 7 को। उसके बाद मैंने ख़ुद को रखा था, फिर उस चेस नंबर को रखा था जिसने मतलब कमांड टास्क परफॉर्म किया था। लेकिन उसने कोई मिलिट्री प्लानिंग वगैरह प्रेजेंट नहीं किया था, नहीं कुछ और इतना ख़ास किया था, लेकिन उसने कमांड टास्क परफॉर्म किया था। तो मैंने उसको थर्ड पे रखा था और इसी सीक्वेंस से मतलब मैं रखता गया और 8 हम टोटल थे, तो मैंने 8 चेस नंबर तक रैंक दे दिया। उसके बाद हमने इसको जमा करवा दिया, जीटीओ को वापस दे दिया। जीटीओ ने कहा कि मेरे बारे में कोई 2 अच्छी बातें और 2 बुरी बातें लिख दें। तो हमने वो लिख दिया। इसके बाद मैंने कोई बुरी बात नहीं लिखी, मैंने कहा देयर इज़ नॉट डिफेक्ट इन माय जीटीओ। और अच्छी बात मैंने ये लिखी कि वेल पर्सनैलिटी है और वेल मैनर है और स्पीकिंग स्किल्स इसकी काफ़ी अच्छी हैं। ये मैंने उसकी मतलब अच्छाई लिखी थी। बुराई में मैंने ये लिखा था कि जीटीओ डिड नॉट गिव द चांस एवरी कैंडिडेट टू बी अ कमांडर। और सेकंड बुराई में मैंने लिखा था देयर इज़ नो डिफेक्ट इन जीटीओ एक्सेप्ट इट। मतलब इसके अलावा जीटीओ में कोई बुराई नहीं है, ये मैंने लिख दिया था। तो उसके बाद जो है जीटीओ ने हमें एक शॉर्ट सी ब्रीफिंग दी। उसने कहा कि कामयाबी नाकामी ज़िंदगी का हिस्सा है, मायूस नहीं होना और फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, इस तरह का बस उसने कहा। हमें एक छोटी सी ब्रीफिंग दी। उसके बाद उन्होंने कहा हमारा और आपका साथ यहीं तक था, इसके बाद अल्लाह हाफ़िज़ कर वो चला गया। फिर हम भी बाहर आ गए और इस दिन भी हमने काफ़ी इंजॉयमेंट की। और इसके बाद जो नेक्स्ट डे था वो हमारा था डिपार्चर डे। अच्छा, डिपार्चर डे में ना मतलब पूरे मतलब एसएसबी में ना सनसनी हो रही होती है यार। हर कोई अलग अलग जगह पर बैठा हुआ होता है, कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या सोच रहा है, कोई मायूस होता है, कोई खुश होता है। और आई थिंक ये वही कौन कैंडिडेट्स खुश होते हैं जिनको री के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि रिकमेंड भी उनमें से ही 2 हमारे पूरे बैच में से सिर्फ 2 लड़के रिकमेंड हुए थे। तो वही 2 रिकमेंड हुए थे जिनका री हुआ था, बाकी कोई भी रिकमेंड नहीं हुआ था। तो मेरा भी री हुआ था, री ऑब्स्टेकल्स करवाए गए थे मेरे, लेकिन ना मैंने फिर से 5 ऑब्स्टेकल्स ही किए थे। मतलब जोश में मैंने होश खो दिया था। तो जीटीओ ने मतलब बुलाया मुझे मेरे री ऑब्स्टेकल्स के लिए। व्हिसल बजी है, मैं भागा हूँ। मैंने सबसे पहले तो 5 ऑब्स्टेकल्स कर लिए अपने, लेकिन छठा ना मतलब मैंने उसको पकड़ा जो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था, जिसको मैंने छोड़ दिया था पहले, जो कि रोप क्लाइंबिंग थी। तो रोप क्लाइंबिंग मुझसे पहले भी नहीं हो सकी थी, मैं इसके पीछे लगा था लेकिन नहीं हो सकी। इस बार भी मैं इसके पीछे लगा लेकिन ये मुझसे नहीं हो सकी। इवन मैं इसको छोड़कर भागा नहीं, पूरा टाइम मैंने इस पर ही गुजार दिया, लेकिन ये मुझसे हो नहीं सकी। तो बस मैंने इस बार तभी 5 ही ऑब्स्टिकल्स किए थे री ऑब्स्टिकल में भी अपने। और पहले ऑब्स्टिकल में मैंने 8 किए थे, लेकिन के 3 में मैंने फॉल कर दिए थे और साफ क्लियर फॉल किया था। तो वो भी मैंने मतलब 5 किए थे और इस मरतबा भी 5 किए थे। इसके बाद मैं नॉट रिकमेंड हो गया था। और आई थिंक कि अगर मैं पूरा ऑब्स्टिकल करता तो चांसेस थे मेरे रिकमेंडेशन के,
लेकिन यार मैं बस अल्लाह मालिक है यार, कुछ नहीं होता है, ये रिकमेंडेशन नॉट रिकमेंडेशन कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस मरतबा तो मैं नॉट रिकमेंड हो गया था, लेकिन मैं अभी भी एसएसबी देख रहा हूँ, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह नॉट रिकमेंड ही हो गया हूँ। और ये एज एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने वहाँ पर क्या क्या फेस किया, ठीक है ना। मैंने जो जो किया यार, बिल्कुल इसको कॉपी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, मैं तो खुद नॉट रिकमेंड हूँ, आई नो यू विल नेवर कॉपी इट, बट स्टिल आप देख लें मैंने क्या किया इसमें मिस्टेक्स की, ख़ास तौर से बॉल पेन वाली। बॉल पेन आपको लाजमी लेकर जाना है, और जो जो मिस्टेक्स मैंने की ट्राई टू अवॉइड ऑल ऑफ देम, और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें। और यार मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट में बात बता रहा हूँ कि शराज अहमद अवान का जो चैनल है ना, वो बेस्ट चैनल है यूट्यूब में फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ISSB। मैंने भी वहीं से तैयारी की थी, और मैं मतलब रिकमेंडेशन के करीब तो गया था, एटलीस्ट मेरा री ऑब्स्टेकल तो हुआ था, वरना बहुत से कैंडिडेट थे जिनका री कुछ भी नहीं हुआ था। तो मतलब अगर मैं प्री ऑब्स्टेकल के करीब भी गया ना, तो उसमें भी आई थिंक कि शराज मदवान का ही हाथ था। इवन मैं उससे कभी फिज़िकली मिला भी नहीं हूँ, लेकिन ना मैंने उसकी यूट्यूब वीडियोस से काफ़ी हेल्प ली थी यार। वो मतलब ना खुद भी वो 2 मरतबा रिकमेंडेड बंदा है, और वो अच्छी तरीके से गाइड करता है। तो साइकोलॉजिस्ट टेस्ट के लिए तो प्रॉपरली मैंने वहीं से तैयारी की थी, लेकिन दूसरी चीज़ों के लिए भी मैंने थोड़ी बहुत गाइडलाइंस ली थी, और इंटरव्यू के लिए भी ली थी कि सच बोलना है इंटरव्यू में, ठीक है ना। तो मैंने सच बोला था कि मैं ISI को ज्वाइन करने के लिए एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन फिर नॉट रिकमेंड हो गया, कोई इशू नहीं है यार, नहीं भी जाऊँ ऐसे ISI में कुछ नहीं होता, कुछ और कर लूँगा। लेकिन ये मैंने यूट्यूब चैनल अपना इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि मुझे यार शौक़ चढ़ा है अभी फ़िलहाल यूट्यूब का। तो ये मैंने क्रिएट किया है, और मैंने सोचा कि अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ यूट्यूब में ISSB का, ताकि दूसरे जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको फ़ायदा पहुँच सके। तो यार अपना भी ख्याल रखना, और इंशाल्लाह मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब ज़रूर करेगा। मुझे कामयाबी नहीं मिली तो कोई नहीं, अगर मेरे इस एक्सपीरियंस से किसी भी भाई का कुछ भी फ़ायदा होता है, तो इससे अच्छी बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बस अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है, और दुआओं में याद रखना है, बाकी अल्लाह निगहबान। और यार मैं सोच रहा हूँ कि इसका मैं एक पार्ट 2 भी बनाऊँ, जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस जो है प्रॉपर यही बताऊँगा, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को इंग्लिश में स्टेट करूँगा। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या मुझे बनाना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैंने ISSB में ये इस चीज़ को काफ़ी देखा है कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे उनकी इंग्लिश जो है वो काफ़ी वीक थी। तो आई थिंक कि अगर मैं इसी एक्सपीरियंस को इंग्लिश में स्टेट करूँ और एक वीडियो और बनाऊँ इस पर, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। लेकिन जैसा आप कमेंट सेक्शन में इज़हार करेंगे और बताएंगे, उस हिसाब से ही मैं बनाऊँगा। अगर आप लोग कहेंगे कि बनाना चाहिए तो मैं बना दूँगा, अदरवाइज़ मैं क्रिएट नहीं करूँगा इसी एक्सपीरियंस की एक और वीडियो इंग्लिश में। तो डेफिनेटली प्रेजेंट एंड टेल मी अबाउट योर ओपिनियन कि क्या मुझे क्रिएट करनी चाहिए या नहीं क्रिएट करनी चाहिए। So meet you in the next video. If you all will say me to create a new video in English language of this experience, then definitely I will create and I will meet you in the next video. Otherwise मैं अपनी दूसरी ISSB की भी experience share करूँगा बहुत जल्द। तो connected रहने के लिए definitely make sure subscription. So I meet you in the next video. Allah Hafiz.